वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है हमारी एनसीईआरटी वाली। और एनसीईआरटी वाली बुक का नाम आई एम श्योर आप सबको पता होगा। बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। उसका चैप्टर नंबर ये 2 है, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम समझेंगे, राइट। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कौन से ओशियंस की बात कर रहे हैं, कहाँ के ओशियंस की बात कर रहे हैं, कहाँ के कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर, राइट। तो देखो बॉस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार अपने सोलर सिस्टम में बॉस अपना एक सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम में पहले हम देख लेते हैं हमारी धरती की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम आपको पता है, एक तो आता है हमारे सूर्यदेव। कौन आता है भाई साहब? सूर्यदेव आते हैं। ये हमारे सूरज हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम में सबसे पहले किसको याद रखना है? सूरज को याद रखना है, सन, ठीक है। अर्थ की एक बार पोजीशन आपको पता चल जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं। सर के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, सन के ऐसे चारों तरफ आपको कुछ ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगी। इन ऑर्बिट्स में आपको यहाँ एक चीज़ और पता चलेगी, इन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लैनेट हो गया, दूसरा प्लैनेट हो गया, तीसरा प्लैनेट हो गया, चौथा प्लैनेट हो गया। 4 प्लैनेट तो यहाँ पर हैं। इसके अलावा 4 प्लैनेट और हैं, बड़े बड़े प्लैनेट। 1 2 3, एक प्लैनेट यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी सन के चारों तरफ ऐसे करके 8 प्लेनेट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले इन प्लेनेट्स का नाम समझते हैं। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है आपका मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है आपका सैटर्न, यूरेनस और ये आपका नेपच्यून। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बेसिक अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो सन हमारा एक स्टार है। इस स्टार के चारों तरफ ये जो 8 हैं, ये हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। और ये 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। इनमें से हम जहाँ पर रहते हैं वो है भाई साहब हमारा अर्थ। अर्थ की बात कर रहे हैं। तो सन से अर्थ की पोजीशन कौन से नंबर पर आती है? पहली बात तो ध्यान रखना, सन जो है सन से अर्थ जो है तीसरे नंबर पर आती है ना। अर्थ से पहले आपको मरकरी देखने को मिल जाएगा और वीनस देखने को मिल जाएगा। खास बात यार ये है कि हमारी जो ज्योग्राफी है, आपने ज्योग्राफी पहली बार आप सब्जेक्ट इसको पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना। तो ज्योग्राफी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक तो ये डायग्राम बनाना है कि अपने सोलर सिस्टम, ये पूरा की पूरा बन जाएगा अपना सोलर सिस्टम। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में मेन जो स्टार है वो है अपना सन। सन के चारों तरफ ये 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। अर्थ हमारा तीसरे नंबर पर आता है। और 8 प्लैनेट्स में अर्थ एकमात्र ऐसा अपना प्लैनेट है जो एक लिविंग प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। यही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर आपको लाइफ देखने को मिलेगी। अभी और किसी प्लैनेट पर लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपका लिविंग प्लैनेट है। यही क्यों है आपका लिविंग प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये रही बात इसकी। अब हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में और चर्चा करते हैं बॉस, ठीक है। अर्थ के बारे में और चर्चा करें तो ध्यान रखना, अगर हम अर्थ की चर्चा करें बॉस, तो अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा 70% लगभग कितना परसेंट? लगभग 70% आपको वाटर देखने को मिलेगा और 30% जो है आपको लैंड देखने को मिलेगी। तो अर्थ की हम बात करें बॉस, अर्थ पर आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा? 70% वाटर देखने को मिलेगा। और ये वाटर किस रूप में पाया जाता है भाई साहब, ये भी हम समझेंगे। और 30% आपको क्या देखने को मिलेगी? लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये वाटर और लैंड किस रूप में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जो है आपका नंबर 1, एक तो ओशंस की फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 2, छोटे छोटे सीज की फॉर्म में पाया जाता है। रिवर्स में आपको ये पानी देखने को मिलेगा। लेक्स में आपको ये पानी देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स में ये आपको पानी देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर में आपको ये देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर जहाँ जहाँ पर पानी है वो ये 70% पानी है, ठीक है। इसी में हम चर्चा करेंगे बॉस ओशियंस की। अपनी पृथ्वी पर अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ओशियंस कितने हैं? 5, ठीक है। 30% जो ये लैंड है ये किस किस रूप में पाई जाती है बॉस? लैंड की अगर हम बात करें, ये नंबर 1 एक तो कॉन्टिनेंट्स के रूप में पाई जाती है। सबसे बड़ा तो कॉन्टिनेंट्स हो गया। इसी कॉन्टिनेंट्स पर आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगे, माउंटेन्स। इन्हीं कॉन्टिनेंट में आपको प्लेन्स मिल जाएंगे। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। इन्हीं कॉन्टिनेंट में आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे। इन्हीं कॉन्टिनेंट में आपको डेजर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये है आपका
लैंड वाला पार्ट। तो कुल मिला के हमारी धरती माँ जो है, अर्थ जो है, अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा ये सिस्टम देखने को मिलेगा। अर्थ मैंने बताया था, अर्थ क्या है, हमारा एक लिविंग प्लेनेट है बॉस। अर्थ कैसा प्लेनेट है? अर्थ एक लिविंग प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, चूंकि हमारी अर्थ पर ज़्यादातर क्या है, पानी होने की वजह से अब जब आप इसको स्पेस से देखोगे तो ये ब्लू प्लेनेट, ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हमारी अर्थ को हम बोलते हैं कि अर्थ भाई हमारा ब्लू प्लेनेट है। ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ पर 70% क्या है, पानी। और जब आप इसको स्पेस से देखोगे अर्थ को, तो स्पेस से देखने पर अर्थ कैसी दिखाई देगी आपको? स्पेस से देखने पर अर्थ जो है ब्लू दिखाई देगी, एंड दैट इज वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको रखना है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, राइट। ठीक है भाई, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट इसकी शुरुआत करते हैं। ये तो सब पढ़ लेना आप क्या क्या दे रखा है। हम डायरेक्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो लेट अस रिटर्न टू अवर ग्लोब एंड रोटेटेड जेंटली। आपने ग्लोब देखा होगा तो उसको थोड़ा सा रोटेट करो हल्के से, और लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ सीन फ्रॉम द मून। और अपने अर्थ की पिक्चर को देखो जो मून से ली गई है। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। जब आप अर्थ को ऊपर से देखोगे, स्पेस से देखोगे, तो यहाँ पर आपको कैसा कलर दिखाई दे रहा है बॉस? यहाँ पर आपको ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अर्थ का ब्लू कलर क्यों आपको दिखाई देता है? अर्थ का ब्लू कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कैसा पानी है बॉस? सॉरी, हमारी पृथ्वी पर पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। आपको कौन सा कलर दिखाई देगा जब आप ऊपर से देखोगे? तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो ब्लू कलर क्या है, इसका मतलब क्या है? ब्लू कलर का मतलब है बॉस पानी। ब्लू कलर किसकी वजह से दिखाई देता है? पानी की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना, उस पर लगभग पूरी सरफेस किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। देखो, दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। इन फैक्ट मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो धरती है, धरती का एक हिस्सा तो ये मान लो 1/4 और 3/4 ये मान लो, तो 3/4 हिस्से पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा। इसलिए हमारी अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। जब आप अर्थ को ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंग कॉल्ड अर्थ एज द ब्लू प्लेनेट। तो पहले जो एस्ट्रोनॉट गए थे, एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, ऐसे लोग जो स्पेस में जाके वहाँ पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, राइट। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अभी स्पेस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एक्जियम 4 करके एक मिशन था, उसके तहत गए थे, राइट, जिन पर अकेले एक व्यक्ति पर, शुभांशु शुक्ला पर 450 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने खर्चा किया था। और स्पेस में भेजने वाली हमारी कंपनी का नाम है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओगे, राइट। सबसे पहले स्पेस में जाने वाले भारत की व्यक्ति जो थे वो थे राकेश शर्मा, भारत की तरफ से, राइट, एस्ट्रोनॉट थे। तो एस्ट्रोनॉट्स हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, राइट। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। हमारे अगर ग्लोब पर आप देखोगे तो जो बड़ी बड़ी पानी की बॉडीज हैं उनको हम ओशंस बोलते हैं। बट इन पिक्चर ऑफ अर्थ 2.1 यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। तो यार देखोगे आप, ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं ना भाई साहब, इसमें एक कलर तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। दूसरा ये ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है। तो यार ये ब्राउन कलर क्या है? ब्राउन कलर भाई साहब मिट्टी वाला कलर है। कौन सा कलर है? मिट्टी वाला कलर है, राइट। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। ये जो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ये जमीन का कलर है, लैंड का कलर है। विच कवर ए लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। तो अब मैंने बताया था ना, अर्थ पर आपको 1/3 हिस्सा क्या है? पानी है अर्थ का, और 1/4 हिस्सा जो है वो क्या है? लैंड वाला पार्ट है। एनसीईआरटी हमारी ये कह रही है ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। तो लैंड की जो बड़ी बॉडी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड मास बोलते हैं। एंड लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और एक बड़ा सा जमीन का एक एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो टोटल कॉन्टिनेंट बॉस हमारे 7 हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और एशिया में आता है अपना प्यारा भारत। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ये जो हैं अब हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करते हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों। इसलिए ह्यूमन लाइफ को भी ये प्रभावित करते हैं, राइट। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड कल्चर, है ना। ओशियंस का और हमारे कॉन्टिनेंट का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हमारी डेली लाइफ्स को भी ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये एक वो दे रखा है भाई साहब, सिंबल दे रखा है ना। किसका सिंबल है भाई साहब? ये नेवी का है, इंडियन नेवी का सिंबल है। द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का ये एम्बलम है। कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणा
मतलब सम नो वरुणा विच मीन्स बी ऑस्पियस टू अस ओ वरुण। वरुण यहाँ पे वरुण को मतलब कहा जा रहा है कि थोड़ा भाई हम पे थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ा सा हमारे प्रति ऑस्पियस रहना। ये वैदिक डेटी हैं जो ओशियन के देवता हैं, स्काई के देवता हैं, पानी के देवता हैं, तो वरुण आपके देवता हैं। तो वरुण के लिए यहाँ पर कहा गया कि थोड़ा सा हमारे ऊपर थोड़ा सा कृपा रखना अपनी, हे वरुण देवता। तो सम नो वरुणा है ना, ये वरुण जो है हमारे देवता हैं। और ये किसका एम्बलम है? नेवी का एम्बलम है। तो मतलब समुद्र के देवता के बारे में यहाँ पे कहा गया, उनसे मतलब आग्रह किया जा रहा है। तो समुद्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये वाटर है, ये वाला पार्ट जो है लैंड है ना। तो एज इट हैपन्स ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। यार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, ये हमारे अर्थ ये हमारी गोला है, अर्थ हमारी क्या है, इसकी शेप कैसी है, नॉर्मली स्पेरिकल गोली है। तो इस गोले को हम जब आधा कर देंगे तो ऊपर वाले स्फीयर को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हेमिस्फीयर को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन और जो कॉन्टिनेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड वाला पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वाटर वाला पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हम देखेंगे, राइट। ओके, लेट अस एग्जामिन टू मैप्स। इन दो मैप्स को आप देखो, है ना, यहाँ पे दो मैप दिखा रखे हैं बॉस। तो मैप ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द अबव नॉर्थ पोल लेफ्ट एंड साउथ पोल राइट। ये तो अपना नॉर्थ पोल है ऊपर वाला और ये आपका साउथ पोल है। तो दोनों को देखने पर क्या लग रहा है यार, साउथ पोल में आपको पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल पर आपको लैंड ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है ना। हेयर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ओशियंस, यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ओशियंस बोलेंगे, ठीक है। अलोंग देयर स्मॉलर एक्सटेंशंस जिसमें सी, बे, गल्फ, ये ओशियन का ही पार्ट है ना, ओशियन के ही एक्सटेंशंस हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन आपको बाद में देखने को मिल जाएगी, पीछे पेज पर भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ओशियन लाइफ है भाई। ओशियन के अंदर आप जब नीचे जाओगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हो गया आपका कोरल रीफ, यहाँ पे दिखा रखा है जो, ये आपका कोरल रीफ हो गया। कोरल, ये स्टार फिश है भाई साहब, यहाँ पे ओशियन लाइफ मतलब नीचे देखने को मिलेगा। ये एक मछली है जिसको हम बोलते हैं शार्क, ये एक मछली है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन। स्पर्म वेल है, ये स्पर्म जैसी दिखाई देती है। ये शैलो कोरल रीफ है कलरफुल ट्रॉपिकल फिश के साथ। और नीचे आपको ये एल्गी देखने को मिलेगी ओशियन के अंदर। ये जो आपके अंटार्कटिका है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एम्परर पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे, बोनायर सी टर्टल, ये भी ओशियन के अंदर देखने को मिलेगा। द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट। अपनी अर्थ पर जो ज़्यादातर पानी पाया जाता है ना भाई साहब, वो कहाँ पर पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है, राइट। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी, मगर ये ओशियन का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। इसलिए आपने देखा को ओशियन के पानी से हम भाई साहब नमक भी बनाते हैं, सॉल्ट भी बनाते हैं। तो ओशियन का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। अनफिट फॉर कंजप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पी लो, राइट। ज़्यादातर जो जानवर हैं इसका पानी पी नहीं सकते भाई साहब, है ना। ह्यूमंस भी इसका पानी नहीं पी सकते। समुद्र में रहने वाले जीव हैं वही इसको झेल सकते हैं, बाकी हम तुम इसको नहीं झेल सकते। ऑन अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लेनेट सरफेस रिसोर्सेज। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पानी की भी बात करें ना, पानी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है आपका सैलाइन वाटर। कैसा वाटर, सैलाइन वाटर। फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र 2.5% पानी है फ्रेश वाटर, और सैलाइन वाटर की बात करूं तो 97.5% वाटर कैसा है अपना, सैलाइन वाटर है बॉस, है ना। ये सैलाइन वाटर ज़्यादातर किस रूप में पाया जाता है, ओशियंस के रूप में पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है ज़्यादातर। फ्रेश वाटर देखो कितना कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। और ये जो फ्रेश वाटर है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, एटमोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा और अंडरग्राउंड में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे सोर्सेस हो गया। अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड जो होता है उसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। तो पानी की अगर हम बात करें तो आप एक चार्ट यहीं पे बना सकते हो। ये लो मैं एक बढ़िया सा चार्ट बनाता हूँ। तो बॉस अर्थ जो है हमारी, अर्थ पर आपको 70% तो क्या मिलेगा, वाटर, और 30% क्या मिलेगी आपको, लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। यहीं पर हम थोड़ा सा देखें पानी की अगर चर्चा करें ना, सिर्फ अब पानी की चर्चा करते हैं। 70% तो पानी हो गया, अब सिर्फ वाटर का ध्यान दें तो इस परसेंटेज को भूल जाना। 97.5% जो पानी है वो है आपका सैलाइन वाटर, और 2.5% जो पानी है वो आपका है फ्रेश वाटर। कैसा वाटर है, फ्रेश वाटर, ठीक है। सैलाइन वाटर का मतलब है नमकीन पानी। अब ये जो नमकीन पानी है बॉस, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये ध्यान रखना। ये मोस्टली ओशियंस में पाया जाता है,
ये आपका सीज में पाया जाता है, छोटे होते हैं। ये आपका कुछ लेक्स होती हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, सैलाइन वाटर। और ये अंडरग्राउंड भी देखने को मिल सकता है, कई जगह पे अंडरग्राउंड वाटर भी सैलाइन होता है। फ्रेश वाटर की बात करें, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ज़्यादातर आपको ग्लेशियर्स में देखने को मिलेगा बॉस। ये आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा मॉइस्चर के रूप में। ये जो फ्रेश वाटर है आपको अंडरग्राउंड भी मिल जाएगा बॉस, अंडरग्राउंड भी मिल जाएगा। ये फ्रेश वाटर आपको लेक्स के रूप में मिल जाएगा। ये फ्रेश वाटर आपको रिवर्स के रूप में भी मिल जाएगा। तो कोई पूछे सोर्सेस क्या हैं पानी के, ना, तो आप बता सकते हो पानी के 2 सोर्सेस हैं। एक तो खारा पानी हो जाएगा ये वाला, तो जिसको हम पी नहीं सकते, और ये आपका मीठा पानी हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अगर पानी आप देखो कि वाटर कितना है, 100% पानी को अगर मान लें तो 100% में से 97.5% कैसा पानी आपका खारा पानी है, जिसको हर कोई पी नहीं सकता। बाकी लैंड की बात करें, लैंड ज़्यादातर किसके रूप में देखने को मिलेगी आपको? कॉन्टिनेंट्स के रूप में देखने को मिलेगी। तो कॉन्टिनेंट 7 हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे, ओशियंस 5 हैं, इनकी भी हम चर्चा आगे करेंगे, राइट। तो ये लिखते चलें बॉस, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे ओशियंस के बारे में, ठीक है। तो ओशियंस के बारे में आज बस हम इतना इंट्रोडक्शन ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ना, ये जो चीज़ें लिखाई हैं इनको आप लिखना। नेक्स्ट वीडियो में हम ओशियंस को पूरी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ये वाला ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये जो क्लास 6 की नई एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर है बॉस। और पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि यार ओशियंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हल्का सा मैंने आपको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है, धरती पर लगभग 70% पार्ट पर आपको वाटर देखने को मिलेगा और 30% पार्ट्स पर आपको लैंड देखने को मिलेगी। ये जो वाटर वाला पार्ट है इस पर आपको मोस्टली ओशियंस देखने को मिलेंगे और लैंड वाला पार्ट है इस पर आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको मैंने ये भी बताया था टोटल कॉन्टिनेंट 7 है और टोटल ओशियंस 5 हैं। ओशियंस लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, जबकि कॉन्टिनेंट्स लार्ज पार्ट ऑफ लैंड मास होता है जो हमारी अर्थ पर स्प्रेडेड है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हमने कल मतलब लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि ओशियंस क्या होते हैं और साथ के साथ में कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। आज हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर पानी का और ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा, ये भी शायद हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड वाला पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपको पानी वाला पार्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और ये ओशियन के नीचे लाइफ पाई जाती है। ओशियन के अंदर क्या क्या, अंदर आप जब आप नीचे जाओगे पानी में तो ये आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट और एनिमल्स की लाइफ आपको ओशियन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम सिर्फ और सिर्फ ओशियंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ओशियंस हैं, मैं थोड़ा सा एक बार आपको चाहता हूँ बजाय डायरेक्ट फोटो दिखाने के एक हल्का सा मैप बनाने की कोशिश करेंगे, उसके माध्यम से सारे के सारे कॉन्टिनेंट और ओशियन को हम जानेंगे, ठीक है। वो क्या है, अपने माइंड में फिट हो जाता है, छप जाता है। तो मैं एक मैप बनाता हूँ हाथ से, हल्का सा रफ डायग्राम, वहाँ पर हम सारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम एक मैप बनाएंगे और मैप से हल्का सा एक आइडिया लेंगे वर्ल्ड का मैप बनाकर, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ओशियंस हैं और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। आपको पता है 7 तो अपने क्या हैं, 7 तो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं। और देखो भाई, यहाँ पर हमारा ये आपका देखने को मिलेगा, हल्का सा एक हमने आइडिया लिया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर हैं। ये लगभग अपना बनने वाला है, ख़त्म सा हो गया, डोंट वरी, ठीक है। आइडिया भी लग गया होगा कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। मैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट को पहले बताता हूँ। पहले देखते हैं कॉन्टिनेंट कहाँ है। ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, ध्यान देना, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो कॉन्टिनेंट है उसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका,
साउथ अमेरिका। तो ध्यान रखना, पहला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है आपका साउथ अमेरिका। फिर इधर आओगे आप, ये वाला जो हो जाएगा इसको हम बोलते हैं यूरोप। यूरोप के नीचे है अफ्रीका। तो 4 हो गए आपको याद रखने हैं, बोलो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। फिर ये वाला जो बड़ा सा है ये है एशिया, जिसमें हमारा प्यारा भारत, इंडिया भी आता है। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ कितने हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गए। और यहाँ पर आपका जो है ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब बात करते हैं ओशियंस की। ओशियंस कौन कौन से हैं? देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बगल में यहाँ पर जो ओशन है इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये आपका लार्जेस्ट ओशन है बॉस। कैसा ओशन है? लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। धरती गोल है, यहाँ से जब आप चलोगे तो वापस यहाँ आ जाओगे तो ये भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। एशिया जो है आपका ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कैसा कॉन्टिनेंट है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन मिलेगा? अटलांटिक ओशन मिलेगा। ऊपर की साइड में आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा, नॉर्थ की साइड में। और अंटार्कटिका के ऊपर आपको मिलेगा सदर्न ओशन। कौन सा ओशन मिलेगा? सदर्न ओशन। और हमारा प्यारा भारत जो है ना, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। क्या देखने को मिलेगा? इंडियन ओशन। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, टोटल नंबर ऑफ ओशंस की बात करें हम तो पहला कौन सा हो गया आपका? पहला हमने देखा पैसिफिक ओशन है बॉस, ठीक है। पहला कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, ये वाला पहला वो पैसिफिक। दूसरा अटलांटिक ओशन है, तीसरा इंडियन ओशन है, फोर्थ आपका ऊपर की साइड में आर्कटिक ओशन है, फिफ्थ आपका सदर्न ओशन है। टोटल नंबर ऑफ ओशंस हो गए 5, ठीक है। ये हमने मैप के माध्यम से देख लिया है, तो आपको आई एम श्योर दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इनको यहाँ पे इनके नेम लिख लेने, देन यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बुक पर आते हैं लौट के, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक में। ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप इन 2.3 एंड पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। तो वर्ल्ड के मैप में आपको 5 ओशन दिखाई देंगे। ये रहा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। अभी हमने ड्रॉ करके भी देखा था। 5 ओशन कौन से हैं? देखो, पहला पैसिफिक ओशन, ये एक ही ओशन है पैसिफिक ओशन। दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा सदर्न ओशन, फोर्थ है आपका आर्कटिक ओशन और फिफ्थ है आपका इंडियन ओशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ओशियंस के नाम एक बार लिख लेने, अपने हाथों से लिखने। प्रैक्टिस करोगे ना बॉस, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। तो 5 ओशियंस ऐसे लिखने आपको। पहला कौन सा है भाई? पैसिफिक ओशियन। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक ओशन। क्रम से चलो आप यूँ, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। थर्ड कौन सा है आपका? इंडियन ओशन। फिर ऊपर जाओ, फोर्थ कौन सा है आपका? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। और फिफ्थ कौन सा है आपका? नीचे की साइड में सदर्न ओशन। एक काम और करना है आपको, ठीक है, अगर चीज़ों को ढंग से रिवाइज याद करना है तो एक ब्लैंक मैप लाना है वर्ल्ड का। कैसा मैप लाना है? ब्लैंक मैप लाना है। और उस ब्लैंक मैप में इन सारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट को आपको भरना है, ठीक है। तो और मजा आएगा आपको, कभी ना भूलोगे आप, ठीक है। नहीं तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं इवन 12th तक के, वो मैप में बता नहीं पाते हैं ओशियंस कहाँ हैं, ठीक है। तो थोड़ा आराम से पढ़ें, आराम से देखें और जो बताएं उनको फोकस करें। तो वर्ल्ड के मैप में हमने देखा 5 ओशियंस हैं। कितने ओशियंस हैं बॉस? 5 ओशियंस हैं। नाम भी देखा हमने, पैसिफिक ओशन जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, सदर्न ओशन को अंटार्कटिक भी बोलते हैं। ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशंस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दे आर नॉट रियली सेपरेटेड। हमने देखा भले ही 5 ओशन है पर ये सेपरेटेड नहीं, आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखोगे ये कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, नीचे ये आपस में कनेक्टेड है, ऊपर आपस में कनेक्टेड है। तो भले 5 हमने नाम दे दिया है मगर ये आपस में क्या है? सेपरेट नहीं है, आपस में दे आर इंटर कनेक्टेड, आपस में एक दूसरे से क्या है? इंटर कनेक्टेड है, राइट। ये चीज़ भी हमने देखी। द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस। मतलब जो लाइन अगर बना रखी है ना, वो सिर्फ कन्वेंशन के लिए बना रखी है कि यार इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, बस इतना, और कुछ नहीं है, कन्वेंशन के लिए। जैसे आर्कटिक ओशन की बात करें तो भाई यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये आर्कटिक ओशन है। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में जाओगे आपको लाइन दिख जाएगी, नो 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 बॉस। ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, भाई वाह गजब बना रखा है ना ये। यहाँ से ये वाला जो है ये आपका इंडियन ओशन है। फिर ये पूरा ये वाला और ये वाला ये पूरा पैसिफिक ओशन है। और नीचे जाओगे तो ये वाला जो है ये आपका
सदर्न ओशन है। तो ये जो लाइन बना रखी है कन्वेंशन है, एक नियम बना दिया पहचानने के लिए जस्ट, है ना। बाकी रियलिटी में ऐसी कोई लाइन आपको मैप पे नहीं देखने को मिलेगी। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्री, नेचुरली आपको कोई लाइन नहीं देखने को मिलेगी। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ओशियंस सस्टेनिंग रिच डाइवर्सिटी ऑफ मेरीन लाइफ। तो पानी जो है समुद्र का वो लगातार बहता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, और समुद्र के अंदर एक लाइफ फ्लोरिश करती है, उसको हम बोलते हैं मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ क्या होती है? समुद्र के अंदर, सी के अंदर जो जान पाई जाती है, जो लाइफ पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं मरीन। मरीन शब्द जब भी आप आए तो आप समझ लेना मरीन का मतलब हम ओशन से संबंधित, किससे संबंधित? सी से संबंधित जो है उसी को हम बोलते हैं मरीन, ठीक है। ओके अच्छा, फ्लोरा और फोना क्या होता है भाई? फ्लोरा सिंपल सी बात है, याद रखना, प्लांट कम्युनिटी होती है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल कम्युनिटी होती है उसको हम फोना बोलते हैं। प्लांट कम्युनिटी होती है उसको फ्लोरा और एनिमल कम्युनिटी को फोना बोलते हैं। देखो, द प्लांट लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्लोरा, और एनिमल लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड मतलब फोना, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट्स को तो हम बोलते हैं वहाँ का फ्लोरा। किसी भी जगह पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं फोना। तो कई बार हम इस्तेमाल करते हैं कि मरीन में, ओशियंस में फ्लोरा और फोना, ओशियंस का फ्लोरा एंड फोना, डेजर्ट में फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, ग्रासलैंड्स में फ्लोरा एंड फोना। तो ऐसे हम एक बार में ही बोल देते हैं। तो मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस, अलग अलग ओशियंस में अलग अलग आपको लाइफ देखने को मिलेगी। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी, फ्लोरा मैंने अभी बताया था प्लांट। तो मरीन मतलब प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे? छोटे छोटे एल्गी देखने को मिल जाएंगे, टाइनी मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, एल्गी देखने को मिल जाएंगे। ऑल काइंड ऑफ सी वीड्स देखने को मिल जाएंगे, सी के अंदर जो वीड्स पाई जाती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। खरपतवार वीड क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मरीन फोना की बात करें तो उसमें बहुत हजारों स्पीसीज पाई जाती हैं, कलरफुल फिशेस, मछलियाँ जो होती हैं ना उसकी हजारों मतलब स्पीसीज पाई जाती हैं, डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, व्हेल्स पाई जाती हैं, और बहुत सारे मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं। और ऐसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी पाए जाते हैं समुद्र के अंदर जिनके बारे में इवन हमने कभी सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है। ऐसे भी आपको बहुत सारे हजारों मतलब यहाँ पे प्राणी देखने को मिलेंगे। ईच पार्ट ऑफ ओशियन फ्रॉम सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म। समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, खैर ऐसी छोटी क्लासेस में आपको कोई बताएगा नहीं। देखो बॉस, यहाँ पे आप हो, मान लो ये पेड़ है और यहाँ पर आप हो, ठीक है, और ये समुद्र का किनारा है बॉस। समुद्र का क्या है अपना? किनारा। थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ से आपका ओशन स्टार्ट हो जाएगा, ओशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा ओशन है, ये पूरा बॉस ओशन है, ठीक है। और यूँ समझ लो ये आपका लैंड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बॉस? ये हो गया आपका लैंड वाला पार्ट, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये तो हो गया आपका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, और ये आपका हो गया ओशियन वाला हिस्सा। ये हो गई ओशियन की सरफेस, ओशियन की सरफेस हो गई। और नीचे जहाँ पे एंड हो जाता है ओशियन का उसको हम बोलते हैं ओशियन फ्लोर। क्या बोलेंगे? ओशन फ्लोर। और जहाँ पे पानी और ज़मीन दोनों मिलती हैं उसको हम कोस्ट बोलते हैं। कोस्ट मतलब किनारा। आप ये देखा होगा ना, बीच बीच पे जाते हैं, जैसे इंडिया में सुना होगा कि यहाँ पे गोवा वाला बीच, तो ये बीच यही होते हैं जहाँ पे लैंड और वाटर मिलते हैं। दूसरी बात, अभी मैं एक खूबसूरत बात आपको बताऊँ, ओशियन के अंदर जो लाइफ है ना वो भी ऐसे ही पाई जाती है। ये मान लो अपने सूर्यदेव हैं बॉस, सन, तो सन की लाइट ना बहुत डीप तक नहीं जा पाती है ओशन के अंदर। सन की लाइट मान लो यहाँ पर आकर रुक गई, इससे अंदर नहीं जा पा रही हैं, इससे अंदर नहीं जा पा रही हैं। तो जहाँ तक सन की लाइट पहुँचती है, ध्यान देना, जहाँ तक सन की लाइट पहुँचती है, जैसे मान लो सन की लाइट यहाँ तक पहुँच पा रही है, तो जहाँ तक सन की लाइट पहुँच पा रही है उस रीजन को हम बोलते हैं फोटिक जोन। कैसा जोन बोलेंगे? फोटिक जोन। जहाँ तक सन की लाइट पहुँच पा रही है फोटिक जोन, और जहाँ सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही है उसको हम बोलते हैं एफोटिक जोन। क्या बोलेंगे? एफोटिक जोन। और आपको मैं बता दूं, जहाँ तक सन की लाइट पहुँच पा रही है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पर लाइफ ज़्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर लाइफ आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो समुद्र में भी जब ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी में अंतर देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये डायग्राम आप बना के रख सकते हो बॉस। ठीक है,
तो 5 कॉन्टिनेंट हो गए, आपको बताने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन से हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से हैं। चलो ये हेमिस्फीयर वाला चक्कर भी अभी आपको मैं खत्म कर देता हूँ। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है यार, है ना। ये है बॉस हमारी अर्थ। क्या है बॉस, अर्थ। अर्थ में सेंटर में से एक लाइन गुजर रही है, अर्थ के सेंटर में से एक लाइन गुजर रही है, ये रही आपकी अर्थ के सेंटर की लाइन, और इस लाइन को हम बॉस बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ आपका मान लो स्पेरिकल शेप है, गोला जैसा है। कैसा है, अर्थ कैसी है, स्पेरिकल शेप में, गोले जैसी है। अब गोले को जब तुम आधा कर दोगे तो ये आधा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा गोला बन जाएगा। और मानो जब हम आधा गोला कर देंगे तो एक आधा गोला ऊपर और एक आधा गोला नीचे। ऊपर वाले आधे गोले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्फीयर का मतलब गोला और हेमी का मतलब आधा गोला। नीचा वाला गोला जो है उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ऊपर नॉर्दर्न क्यों, क्योंकि डायरेक्शन देखो, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट। और ये कौन हमारी अर्थ को जीरो मतलब अर्थ को जो है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है, तो आप कहोगे सर इक्वेटर जो है ना ये डिवाइड करती है। 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है ना, इक्वेटर क्या अपना, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है बॉस। ये लैटिट्यूड क्या करता है, अर्थ को हमारी को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और यहीं पर लिख लेना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट बहुत ज़्यादा है, लैंड पार्ट इज मोर, लैंड पार्ट ज़्यादा है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वाटर वाला पार्ट ज़्यादा है, वाटर पार्ट इज मोर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देखना, गौर से देखना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हम अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दें, कैसे, अगर अर्थ को आप ऐसे डिवाइड कर दो बॉस, सॉरी यूँ डिवाइड कर दो। ये वाली लाइन के बारे में तो आपने सुना होगा, ऊपर से जब ये लाइन आती है इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। कैसी लाइन, ग्रीनविच लाइन। तो इधर का आधा भाग जो है अर्थ का, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको भी आप लिख लेना। इधर वाले भाग को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ध्यान रखना, अपनी जो अर्थ है, अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है, अर्थ को हमारी को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड करती है, जबकि ग्रीनविच लाइन जो है अर्थ को हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ठीक है। एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, तो ये बीच में कौन सी लाइन जा रही है बॉस, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको नंबर 1 पैसिफिक भी मिल जाएगा, अटलांटिक भी मिल जाएगा और आर्कटिक भी मिल जाएगा। पूरी तरह से तो आर्कटिक है ऊपर, जबकि पैसिफिक की बात करें तो पैसिफिक में ये नॉर्थ पैसिफिक है, नीचे साउथ पैसिफिक है। पैसिफिक में नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। इंडियन ओशन में भी ऊपर मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, दोनों हेमिस्फीयर में। सदर्न ओशन पूरी तरह से सदर्न ओशन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से कौन सा ओशन है, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से सदर्न ओशन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से कौन सा है, आर्कटिक ओशन है। और दोनों हेमिस्फीयर में कौन कौन से हैं, पैसिफिक दोनों में है, अटलांटिक दोनों में है, ठीक है, और इंडियन ओशन भी दोनों में। तो हम यूँ नहीं कह सकते पूरी तरह से एक में, राइट। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट। हमने देखा सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। तो ओशंस का आप यहाँ पे क्रम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सबसे नंबर 1 पर सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के बाद कौन सा आता है, आप कहोगे सर अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के बाद अपना इंडिया के जो नीचे है वो कौन सा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बाद आपका जो कतई नीचे है उसको बोलेंगे हम सदर्न ओशन। और सबसे छोटा जो ओशन है बॉस वो है आपका आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। तो ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हो ओशंस की। तो टोटल नंबर ऑफ ओशंस 5, और आप लिख देना पैसिफिक ओशन जो है वो है लार्जेस्ट ओशन, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो कौन सा है वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है बॉस। तो ये आपको एक लिस्ट तैयार करने दें। कोई पूछे पहले तो 5 ओशंस के नाम बताओ, फटाक से आप 5 बता सकते हो। कहाँ पर हैं ये भी बता सकते हो। और हमने देखा आर्कटिक ओशन जो है ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कैसे है, कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर जो है ये कंप्लीटली, अभी हमने देखा था, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये दोनों हेमिस्फीयर में आते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, राइट। ये भी हमने देखा, 5 देख लिए, ठीक है।
ओके अब हम थोड़ा सा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओशियंस एंड डिजास्टर। क्या ओशियंस को लेकर भी डिजास्टर आई हैं? यस बॉस, आपको हम बता दें 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी भाई साहब इंडिया में। क्या आई थी? सुनामी। वो डिजास्टर वाली कहानी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ओशियंस के अंदर कौन कौन सी डिजास्टर आती हैं यहाँ पर डिस्कस भी कर रखा है। मैं चाहता हूँ इस वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करें, ओशियन एंड डिजास्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और हमने स्टार्ट करी थी क्लास 6 की नई एनसीईआरटी जो एसएसटी की आई है, और उसका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। और हमने लास्ट वीडियो में ओशियंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, और हमने देखा था कि हमारी अर्थ पर भाई 5 ओशियंस हैं, 5 ओशियंस, जिसमें सबसे बड़ा ओशियंस हमने देखा था, सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है अपना पैसिफिक ओशियन, और सबसे छोटा जो ओशियन है वो भी हमने कवर कर लिया था। कौन सा है? अपना आर्कटिक ओशन। यहाँ पर हमने देखे थे, ये है आपका पैसिफिक ओशन और ये है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन आपका स्मॉलेस्ट है भाई, और पैसिफिक ओशन जो है आपका लार्जेस्ट ओशन है, पैसिफिक ओशन। इसके अलावा आपका अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है और सदर्न ओशन है। टोटल 5 ओशन है, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है अपना ओशियंस एंड डिजास्टर। ओशियंस एंड डिजास्टर, ठीक है, ओशियन और डिजास्टर इसके बारे में कवर करने वाले हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। तो भारत के आप देखोगे ईस्ट की साइड में एक सी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट की साइड में एक सी है जिसका नाम है अरेबियन सी, और इंडिया के साउथ की साइड में आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। क्या देखने को मिलेगा? इंडियन ओशन। और हमारा इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है ना बॉस, ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, और ऐसा कोई भी पार्ट जो 3 तरफ पानी से घिरा रहता है उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। तो इंडिया का ये वाला हिस्सा जो है ये पेनिनसुला है बॉस। ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर जो आइलैंड है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब है आपदा। आपने कई बार सुना होगा कि यार आपदा आ गई। डिजास्टर में आपने देखा होगा कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक को हम डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा अब फ्लड्स आ जाती हैं, फ्लड्स भी अपने आप में एक डिजास्टर है। कई बार आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड हो जाता है, ज़मीन खिसल जाती है, इसको भी हम मतलब आपदा बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा भाई और भी आपदाएँ आती है, साइक्लोन आ जाता है ना, साइक्लोन भी अपने आप में क्या एक डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब आपको जो है आपदाएं होती हैं। डिजास्टर नेचुरल भी हो सकती है बॉस, मतलब प्रकृति के द्वारा भी आ सकती है डिजास्टर, और डिजास्टर मैन मेड भी हो सकती है, हमारी गलतियों की वजह से भी डिजास्टर आ सकती है। ठीक है, अब इंसान की गलती की वजह से मान लो कहीं पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से भी डिजास्टर आ सकती है, आग लग सकती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे ओशियंस में भी डिजास्टर हो सकती है क्या बॉस? यस, ओशियंस में भी डिजास्टर हो सकती है ना। तो ऐसा हुआ एक्चुअली 2004 में हुआ था। ओशियंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक डिजास्टर हो रहा है, सुनामी। कौन सी डिजास्टर है? सुनामी। ओशियंस के अंदर बड़ी बड़ी लहर्स क्रिएट हो जाती हैं, उसको सुनामी बोलते हैं। अच्छा, ओशियन के अंदर अगर बड़ी बड़ी लहर आएंगी तो उनका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? इन कोस्टल एरिया में पड़ेगा। इंडिया के आसपास ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कोस्टल इंडिया। तो कोस्टल इंडिया पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ओशियंस की डिजास्टर का। तो कुल मिला के कह सकते हैं अगर ओशियंस की वजह से कोई डिजास्टर क्रिएट हो रही है, पहली बात तो ओशियंस की वजह से जो डिजास्टर आती हैं उनमें आपका एक तो है साइक्लोन और दूसरा है सुनामी। साइक्लोन और सुनामी, इनका ज़्यादा प्रभाव जो है कोस्टल एरिया पे पड़ता है। कोस्टल एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना इंडिया का, ये पूरा की पूरा क्या है भैया? कोस्टल एरिया है, यहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर ओशन में अगर कोई भी डिजास्टर आती है, कोई भी क्या 2 तरह की आएंगी, या तो सुनामी आएगी या साइक्लोन आएगा। ठीक है, रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। डिड यू गेस व्हाट दे आर? आपने मतलब शुरुआत में मतलब अर्थ देखी होगी, उस पर कुछ वाइट शेप बनी हुई है। वो वाइट शेप्स क्या हैं? तो दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के बड़े बड़े मासेस हैं। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट। ऐसे क्लाउड से बरसात आती है कॉन्टिनेंट में। फॉर इंस्टांस मानसून रेन्स इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन। इंडिया में जो मानसून में रेनफॉल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओशियन से ही ओरिजिनेट होती है। विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर रेन नहीं हुई भारत में तो हमारी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, रेनफॉल पे जो हमारी फसल डिपेंड होती है उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। आपने सुना होगा खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। खरीफ क्रॉप के मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे मिलेट हो गया जिसको हम बाजरा बोलते हैं, ज्वार हो गया,
और जो आप मक्का खाते हो ना, मेज़, ये सब कैसी क्रॉप हैं? खरीफ क्रॉप हैं। खरीफ क्रॉप किस पे डिपेंड करती हैं? रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं। रेनफॉल आपने देखा होगा, समर सीजन में रेनफॉल आती है। अगर रेनफॉल ना हो तो आपकी एग्रीकल्चर नहीं होगी प्रॉपरली, तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। ओशंस की वजह से भी स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स सच एज साइक्लोन्स विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ओशंस में भी आपको देखने को मिलेगा, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि बहुत भयंकर रेनफॉल होती है आसपास के एरिया में, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, जिनको हम बोलते हैं साइक्लोन्स। मैंने अभी बताया था ना, ओशंस में क्या क्रिएट होते हैं? साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। साइक्लोन्स में हवाएं ऐसे ऐसे यूँ घूमती हैं बहुत भयंकर तरीके से, जैसे यहाँ पे कोई साइक्लोन क्रिएट हो गया। तो इस साइक्लोन की वजह से कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, एक तो विंड स्पीड बढ़ जाती है आसपास, दूसरा यहाँ पे क्या है? रेनफॉल बढ़ जाती है। तो ओशन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो ओशन में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मगर जब ये साइक्लोन जब मूव करते हैं ना कोस्टल एरिया की तरफ, तो दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी जितने भी कोस्टल एरिया हैं उनमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, भयंकर वाला डैमेज होता है, राइट। ये सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशन। तो अभी आपने देख लिया ओशन में कितनी तरह के डिजास्टर आती हैं। तो ओशन में हमने देखा, एक तो पहली आती है आपका साइक्लोन आता है भाई, क्या आता है? साइक्लोन आता है। दूसरी कौन सी डिजास्टर आती है? सुनामी। तो साइक्लोन की वजह से हमने अभी देखा, साइक्लोन की वजह से विंड स्पीड बढ़ जाती है, विंड स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, और साइक्लोन की वजह से रेनफॉल की स्पीड भी बढ़ जाती है, बहुत भयंकर वाली रेनफॉल होती है, जिससे कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। दूसरी डिजास्टर कौन सी है? सुनामी। सुनामी भी आपकी ओशन में ओरिजिनेट होती है। इट इज़ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruption एट द बॉटम ऑफ द ओशन। Tsunami can travel in thousands of kilometers and submerge coastal areas causing widespread damage। तो सुनामी में क्या होता है? देखो बॉस, मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ सुनामी में क्या होगा, ठीक है। ये मान लो अपना एक्चुअली थोड़ा सा समझ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ओशन हो गया भाई, ये हो गया ओशन, और ये हमारा कोस्ट लैंड वाला पार्ट हो गया, और देखो ये तो हो गया ओशन, ओशन की सरफेस। ये वाला पॉइंट जहाँ पर लैंड और वाटर मिल रहा है इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। कैसा एरिया? कोस्टल एरिया, ठीक है। और ये ओशन का फ्लोर हो गया, ओशन का क्या हो गया? फ्लोर। तो सुनामी में क्या होता है बॉस? सुनामी के दौरान क्या देखने को मिलेगा कि ओशन के अंदर, कहाँ पर? ओशन के अंदर या तो वोल्केनिक eruption होगा, ज्वालामुखी का फट जाना, वोल्केनिक eruption। पता चला नीचे से धरती से यहाँ से ज्वालामुखी फट गया, है ना, यहाँ से ज्वालामुखी फट रहा भयंकर वाला जिसमें लावा निकला। या फिर अंदर क्या हो सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है। क्या आ सकता है? अर्थक्वेक। कहाँ पर? ओशन के भीतर। अच्छा, ओशन के भीतर जो अर्थक्वेक आते हैं उनको बोलते हैं सबमरीन अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? सबमरीन अर्थक्वेक। तो सुनामी आने के, कोई पूछे यार सुनामी क्यों आती है, तो इसके दो कॉज बता रखे हैं। कॉज नंबर एक, वोल्केनिक eruption का आना। समुद्र के भीतर ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं, वो तो बस हमें पता नहीं चलता है, वोल्केनिक eruption का होना। या दूसरा कॉज क्या हो सकता है? ओशन के भीतर अर्थक्वेक का आना। ये दो रीजन है जिसकी वजह से सुनामी क्रिएट होती है। होता क्या है सुनामी में? जब सुनामी आती है भाई साहब, पानी की भयंकर भयंकर वेव्स क्रिएट होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट होती हैं। इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? इन कोस्टल एरियाज में पड़ेगा, कोस्टल एरियाज में पड़ेगा। और सुनामी की वेव्स बहुत अंदर तक चली जाती हैं, कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। ऐसा हुआ था हमारा, कब हुआ था? सुनामी आई थी भाई साहब अपने इंडियन ओशन में 2004 में, जिसका एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है। इस सुनामी की वजह से आसपास के जो एरिया हैं वो डूब भी जाते हैं बॉस, ठीक है। तो ये रही बात किसकी? सुनामी की। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी दे रखी है भाई, डोंट मिस आउट में। ऑन 26 दिसंबर 2004, कब की बात है भाई? 26 दिसंबर 2004 की बात है, ठीक है। इंडिया एंड अदर 13 कंट्रीज, भारत में और 13 देशों में, इंडियन ओशन में, भाई साहब कहाँ की बात है? इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा एक पावरफुल सुनामी आती है, जो किस वजह से आई थी? ये सुनामी आई थी, अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर अर्थक्वेक आया था? इंडोनेशिया के ओशन के पास अर्थक्वेक आया था, या इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था।
मोर देन 2 लाख पीपल वर लॉस्ट देयर लाइफ्स, 2 लाख लोग मर जाते हैं। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँचता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पहुँचता है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड आपने देखे, और एक अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ आइलैंड जो हैं आपको देखने को मिलेगा वो उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ में तमिलनाडु में फ़र्क देखने को मिलेगा, केरला में भी फ़र्क देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2004 की सुनामी की। 2004 की सुनामी की बात करते हैं तो क्या याद रखना है, कब आई थी एग्जैक्ट, 26 दिसंबर 2004। दूसरी बात, कितने देशों में फ़र्क पड़ता है, इंडिया प्लस 13 कंट्रीज़ पर इसका क्या पड़ता है, प्रभाव देखने को मिलेगा। कहाँ, कौन से ओशन में आई थी 2004 की सुनामी, इंडियन ओशन में आई थी। कौन से में आई थी, इंडियन ओशन में आई थी। क्यों आई थी भाई साहब, इंडोनेशिया में अर्थक्वेक की वजह से, कहाँ किससे क्रिएट हुई थी, इंडोनेशिया में क्या आया था, अर्थक्वेक, उसकी वजह से आपको ये सुनामी देखने को मिलती है। बहुत सारे आइलैंड डूब जाते हैं। इंडिया के जो साउथ वाले कोस्टल एरियाज के जो स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरला, वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो सुनामीज आर रेयर, पहली बात तो डेली नहीं आती हैं, बहुत रेयरली आती हैं, मगर नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचता है। लकली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट। सुनामी की खास बात यह है, सुनामीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मैनी कंट्रीज कोलेबरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम, कई देशों ने कोलेबरेट कर रखा है कि यार हम मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अगर हमें पता चलता है तो हम आपको बताएंगे और आपको पता चलता है तो हमें बताना। देयर इज इन पर्टिकुलर इन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, इंडियन ओशन में हमने सुनामी वार्निंग सिस्टम लगा रखा है, टू विच मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट, और इसमें सारे लोग जो हैं आसपास के कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। दिस हेल्प्स टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। अगर हमें पता चल जाएगा सुनामी आने वाली है ना, अब आपको पता है सुनामी आएगी तो कहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कोस्टल एरिया में फर्क पड़ेगा। तो कोस्टल एरिया के जो लोग हैं हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, भाई कह सकते हैं थोड़ा यहाँ से अलग चले जाओ, नहीं तो दिक्कत होगी, राइट। तो ये रहा 2004 की सुनामी के बारे में। और इवेंट दैट लेड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। और जो भी चीज़ें, मतलब अब मान लो कोई डिजास्टर आ जाती है, तो डिजास्टर आ जाती है तो उसको हैंडल किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। भारत ने 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद एक एक्ट बनाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, है ना, 2005। कौन सा एक्ट बनाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया था। इसके तहत सुनामी को मतलब डिजास्टर्स को मैनेज किया जाता है। इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर। इसी एक्ट में नेशनल लेवल पर एनडीएमए को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था, जो हर तरह की डिजास्टर को डील करती है। स्टेट लेवल पर ये होती है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट के तहत 3 लेवल पर, स्टेट सेंट्रल लेवल पर एनडीएमए, स्टेट लेवल पर एसडीएमए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए को बनाया था, जो डिजास्टर्स को डील करती हैं, राइट। और इसको डिजास्टर को डील करने के लिए हमने एक फोर्स भी बना रखी है, उस फोर्स का नाम है जैसे एनडीआरएफ। चलो याद कर लेना, एनडीआरएफ का मतलब क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ इसको बोलते हैं। ये नेशनल लेवल पर है। स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ होती है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, तो ये भी हमने बना रखी है। तो ओशंस के बारे में हमारी कहानी खत्म होती है। अब हम देखेंगे बॉस कॉन्टिनेंट्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट को मैं चाहता हूँ अलग से वीडियो में डिस्कस करूँ, तो रिमेनिंग जो पार्ट है दैट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट करी है बॉस। जो नई एनसीईआरटी आई है एसएसटी की, उसको स्टार्ट किया है। उसमें चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, और चैप्टर 2 में हमने जो ओशंस वाला पोर्शन है उसको कवर कर दिया, ठीक है। लार्ज जो मतलब बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज, जिनको ओशंस बोलते हैं। आप सबको पता है टेरा टोटल 5 नंबर ऑफ ओशंस। कमेंट करके बताना है लार्जेस्ट ओशन कौन सा है और स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, मैं चाहूँगा आप कमेंट करके बताओ। और इंडिया के नीचे जो ओशन है उसका नाम क्या है। तो आज हम देखेंगे बॉस कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और कितने कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ यार एक बार थोड़ा सा मैं बेसिक समझाऊंगा आपको कॉन्टिनेंट, और 3 डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद हम कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ओशन वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अर्थ है ना, अर्थ पर ये जो ब्लू जो दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया अपने ओशंस, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्ल्ड का मैप भी यहाँ पर दे रखा है, बहुत प्यारा सा
इसको भी आपको देख लेना है। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं यहाँ पर। ये आपका नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो गया, इधर आपका यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया, इधर एक एशिया, ये आपका एक कॉन्टिनेंट हो गया। दोनों को मिला दो तो यूरेशिया बोल देंगे, यूरोप प्लस एशिया है ना। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट हो गया। तो देर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। नाम चाहो तो आप लिख सकते हो, एशिया पहला, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका, फिफ्थ आपका आ जाएगा यूरोप, सिक्स्थ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं बॉस अपने? कॉन्टिनेंट की बात करें तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इनके बारे में हमने देख लिया, पहले डिस्कस कर लिया था, और ओशियन वाला टॉपिक हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। और अब चर्चा हम पूरी की पूरी हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स पर करेंगे। मगर कॉन्टिनेंट्स पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। 3 डेफिनेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ बॉस। कितनी डेफिनेशन है आपकी? 3 डेफिनेशन समझाऊंगा, तीनों को आप यहीं देख लेना। पहला है अपनी डेफिनेशन, यार कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स, यूँ तो आपने देख लिया कि हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा 70% जो है, 70% पानी है और 30% जो है आपका लैंड वाला पार्ट है। और इस लैंड वाले पार्ट पर आपको देखने को मिलेंगे कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स का एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग समझे यार, कॉन्टिनेंट होते क्या हैं बॉस। लो पहले तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक लार्ज लैंड मास है। क्या है बॉस? एक लार्ज लैंड मास। और इस लार्ज लैंड मास के आसपास चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो बॉस। ठीक है, एक लार्ज लैंड मास जो चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, किससे घिरा हुआ है बॉस? पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी यहीं पर आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? एक लैंड मास हो जाएगा, ज़मीन का भूभाग हो जाएगा, ज़मीन का टुकड़ा हो जाएगा। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इसी लैंड मास को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए लार्ज लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर। एक बड़ा लैंड मास जो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट बोलेंगे। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। टोटल कॉन्टिनेंट कितने भाई? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन दी वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब आपको बताना है इंडिया किस में आता है? इंडिया आपका आता है बॉस एशिया के अंदर आता है। इंडिया कौन से में आता है? एशिया। और एशिया जो है बॉस आपको याद रखना है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कैसा कॉन्टिनेंट है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। स्मॉलेस्ट कोई पूछे तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वो कैसा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के बारे में क्या याद रखना है आपको? नंबर 1, कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक लार्ज लैंड मास होता है। और लार्ज लैंड मास किसका लैंड मास होता है? जिसके चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। टोटल कॉन्टिनेंट कितने? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट है आपके 7। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है बॉस? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा अपना एशिया हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, इंडिया किस में आता है? अपना प्यारा भारत। इंडिया आपको देखने को मिलेगा बॉस, इंडिया आता है अपना एशिया के अंदर आता है। तो ये रही कॉन्टिनेंट की कहानी। यहाँ पर एक लैंड मास है। क्या है? लैंड मास है। ये हो गया अपना एक लैंड मास। और इस लैंड मास के चारों तरफ क्या है? पानी है, वाटर है। और ऐसी बॉडी जो चार तरफ पानी से घिरी हुई है, बड़ी लार्ज लैंड मास है, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं बॉस। ठीक है, दूसरा ऐसी एक और बॉडी है जिसका नाम है आइलैंड। आइसलैंड नहीं बोलते इसको, आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड में क्या है? एक छोटा सा लैंड मास जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है बॉस। वो तो लार्ज लैंड मास था, ये कैसा है? एक स्मॉल लैंड मास है। और ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है बॉस? ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस लैंड मास को हम बोलेंगे आइलैंड बोलेंगे यार। क्या बोलेंगे? तो आइलैंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए स्मॉल लैंड मास
विच इज सराउंडेड बाई वाटर, विच इज सराउंडेड बाई वाटर कॉल्ड आइलैंड। इसको हम क्या बोल देंगे, आइलैंड बोल देंगे। क्या इंडिया में भी आइलैंड है बॉस? यस, इंडिया में आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, पेनिनसुलर पार्ट। यहाँ पर एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, इस आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप एक आइलैंड है। यहाँ पर आपको इंडिया में आइलैंड देखने को मिलेंगे, इस आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार ये भी क्या है, आइलैंड है। दूसरी बात, लार्जेस्ट आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड। वर्ल्ड के मैप पर आप देखना, ग्रीनलैंड जो है ना, ये एक लार्जेस्ट आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? लार्जेस्ट आइलैंड है। बस ये रही कहानी आइलैंड की। ठीक है, एक डेफिनेशन ये आपने देख ली। तो अब हम शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंट वाले पोर्शन की। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स अभी आपने बेसिक लिख लिया, अब आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशियंस। हमने मैप में देखा था 7 कॉन्टिनेंट वहाँ पे दिखा रखे हैं। हाउ मैनी यू कैन काउंट, कितने काउंट कर सकते हैं? द आंसर इज नॉट सो सिंपल एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज। इनको काउंट करने के कई सारे तरीके हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी में लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 and 7। 4 भी कह सकते हैं हम, 7 भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर टू बी टू कॉन्टिनेंट। हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका अलग था, साउथ अमेरिका अलग है। इनको हम 2 कॉन्टिनेंट कवर करते हैं। बट इफ सीन एज द सिंगल लैंड मास दे कैन बी कंसिडर्ड एज 1। अगर उनको एक ही लैंड मास कवर करें तो उसको एक काउंट कर सकते हैं। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड 2 कॉन्टिनेंट। यूरोप और एशिया को भी हम 2 कॉन्टिनेंट की कंसिडर करते हैं, मगर मैप में देखोगे ये भी एक सिंगल लैंड मास है, तो इसको भी हम एक कर सकते हैं। मगर हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलीजन्स की वजह से यूरोप अलग है एशिया से, इसलिए इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। जियोलॉजिस्ट हाउएवर ऑफन रिगार्ड देम एज द सिंगल कॉन्टिनेंट यूरेशिया। जियोलॉजिस्ट जो हैं यूरोप और एशिया को बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया अगर आप देखोगे ना, तो यूरेशिया को तोड़ोगे तो यूरेशिया किससे बनाए? यूरोप और एशिया से मिलकर बनाए। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज द 2 कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज 1। कई बार एक भी देख लेते हैं। तो मतलब कई सारे इनके तरीके हैं इनको काउंट करने के। अगर आप कॉन्टिनेंट को 4 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं? 4। तो 4 कौन कौन से हो जाएंगे? अफ्रीका यूरेशिया 1, अमेरिका 2, अंटार्कटिका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, है ना। अफ्रीका यूरेशिया, यूरेशिया में यूरोप और एशिया जाएगा, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो कॉन्टिनेंट को 4 मानते हैं तो कौन कौन से, ये ध्यान रखना। अगर 5 मानते हैं तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया को अलग कर दो तो 5 हो जाएंगे, ऐसे करके ना। 6 मानते हो तो 6 कैसे मान सकते हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया को इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये मैप में भी दे रखा है। और 7 मानते हैं तो ये तो आज की डेट में आपको पता ही है, प्रेजेंट में इसी को ज़्यादा मानते हैं लोग, 7। तो 7 में अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन प्रैक्टिस द लास्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। तो 7 कॉन्टिनेंट मानते हैं यार आज की डेट में ना। आपने गेम्स देखे होंगे यार, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में देखा होगा। ओलंपिक गेम्स का लोगो आप देखोगे ना, तो ओलंपिक गेम्स का ये लोगो है। और इस लोगो में आपको कितने छल्ले देखने को मिलेंगे? 1 2 3 4 5 छल्ले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यू मे हैव सीन 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। ये ओलंपिक गेम्स का एक सिंबल है। दिस सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द पीपल। ये सिंबलाइज करता है कि यार ये पूरी दुनिया से लोगों को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 रिंग क्यों है? क्योंकि 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को बताती हैं। कौन कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यहाँ पे अमेरिका को ध्यान रखना, दोनों अमेरिका आ जाएंगे इसमें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और नो डाउट आपको पता है अंटार्कटिका पे कोई रहता नहीं है, अंटार्कटिका पे कोई रहता नहीं। तो ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑफ द पेज नंबर 36 पर भी कोई डायग्राम दे रखा है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट को लिस्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट है जिनको आज हम मान के चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बॉस हमारा आइलैंड्स। आइलैंड्स को भी कवर कर लेते हैं, मैंने बेसिक अभी बता ही दिया। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व 2 मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास। कॉन्टिनेंट में ही सारा लैंड मास नहीं आता। सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडिंग बाई वाटर ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड आइलैंड। डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है। स्मॉल लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड मास। मगर अगर लार्ज लैंड मास है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो वो 2 डेफिनेशन आपके पास बहुत प्यारी सी बता दी है मैंने आपको। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट। लाख
लाखों प्लेनेट है, आपको लाखों आइलैंड है इस प्लेनेट पर, है ना। अच्छा, डोंट मिस आउट में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। और देखो ग्रीनलैंड मैंने आपको बताया था, ग्रीनलैंड एक लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया में, है ना। कहाँ पर है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड मैं आपको बता दूं नॉर्थ अमेरिका के बगल में है, ठीक है। मैप में मैं आपको भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। नॉर्थ अमेरिका की जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा। यू वुड हैव टू ऐड एरियाज ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स आउट, मतलब इतना बड़ा मतलब आइलैंड है, इंडिया के 10 स्टेट को जोड़ दो। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड। इंडिया में भी आपको बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे, 1300 देखने को मिलेंगे, मगर हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा जो बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो आप देखोगे ये इंडिया का मैप है, इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर एक आइलैंड है उसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, यहाँ पर एक आइलैंड है उसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार तो हमारा कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में। सिंस 1981 इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका। 1981 से हम क्या कर रहे हैं? अंटार्कटिका पर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अंटार्कटिका आपको पता है दुनिया में नीचे नीचे जो कॉन्टिनेंट है उसको अंटार्कटिका बोलते हैं। ये ठंडा रहता है बिल्कुल, है ना। एक कॉन्टिनेंट विद वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श क्लाइमेट एनवायरमेंट। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है यार अंटार्कटिका पे, है ना। व्हाइट एक्सपेंस एट द बॉटम, आप मैप में देखोगे व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, राइट। इसका मतलब है आइसी आइस है। 1983 में इंडिया ने यहाँ पे पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1983 में हमने अंटार्कटिका को स्टडी करने के लिए वहाँ पर अपना एक स्टेशन खोला जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। 2 more बेसेस पर स्टेब्लिश लेटर, बाद में हमने 2 और बेस स्टेब्लिश किए थे। अबाउट 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव कंडक्टेड रिसर्च इन फार अवे रीजन स्पेशली ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे की साइड में जो मतलब अंटार्कटिका है, यहाँ पर भारत की टीम जो है साइंटिस्ट की वो लगातार स्टडी करती रहती है। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज लाइब्रेरी इवन पोस्ट ऑफिस, और जहाँ पर ये लोग रहते हैं उस जगह पर आपको लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी और पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिलेगी। एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ यार अलग से मतलब डील करूँ इस वाले टॉपिक को। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, चलो खत्म ही कर देते हैं। ओशियंस एंड लाइफ, आपने ओशियंस पढ़ ली और लाइफ के बारे में थोड़ा कवर कर लेते हैं। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो आपने देखा ओशियंस होते हैं और कॉन्टिनेंट होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट, हम नोटिस नहीं करते मगर ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। वी हैव मेंशन दैट ओशियंस सेंड रेन्स टू द कॉन्टिनेंट। हमने देखा ओशियन जो अपने इंडिया में रेनफॉल होती है ना भाई साहब, अपने इंडिया में जो ये रेनफॉल होती है, खैर अब तो ज़्यादा चलो बता ही देते हैं। आपको पता नीचे इंडियन ओशन है, क्या है नीचे इंडिया के इंडियन ओशन है, तो यहाँ से हवाएं चलती हैं बॉस, इंडियन ओशन से हवाएं चलती हैं ऐसे करके, ये इंडिया की तरफ आती हैं। इनका नाम है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। कौन सी विंड्स हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। ये हवाएं जब इंडिया में आती हैं तो इन्हीं हवाओं से क्या होती है, ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आ जाती हैं, और मॉइस्चर लेके आ जाती हैं तो इंडिया में क्या करती हैं? रेनफॉल करती हैं भाई साहब। यहाँ हिमालय है, हिमालय से टकराती हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, तो जहाँ जहाँ ये माउंटेन से टकराएंगी वहीं पर क्या देखने को मिलेगी? बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने कि जो ओशियंस हैं, ओशियन से हवाएं चली, हवाएं क्या ले गई? मॉइस्चर, और हमारे यहाँ पर क्या कर दी? बारिश कर दी। दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस। तो आप देखोगे वाटर साइकिल के बारे में साइंस में पढ़ोगे बाद में जाके। विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। अगर ओशन ना हो तो भाई साहब रेनफॉल नहीं होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है ओशन हमारी लाइफ में। ये जो बरसात हो रही है सब किसकी देन है भाई साहब? ओशंस की देन है। द अर्थ वुड बी डेजर्ट, अगर बरसात नहीं होगी तो फिर अर्थ क्या हो जाएगी? डेजर्ट हो जाएगी। मोर ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियंस फ्लोरा विच इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्लेनेट्स लंग। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दुनिया की 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, दुनिया की 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ओशियन के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, ध्यान देना कौन से प्लांट्स? ओशियंस के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ओशियंस को बोलते हैं दुनिया का लंग, वर्ल्ड प्लेनेट्स लंग बोलते हैं, सॉरी दुनिया का लंग, प्लेनेट का लंग बोलते हैं। द ओशियंस देयरफॉर प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग ऑफ लाइफ, इसलिए ओशियंस का हमारा बहुत ज़्यादा रोल है। तो ओशियंस का हमने पहला फायदा क्या देखा? ओशियंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये रेनफॉल में हेल्प करते हैं। दूसरा फायदा हमने क्या देखा? ओशियंस से क्या प्रोड्यूस होती है? दुनिया की 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। ओशियंस हैव डीपली इंपैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वेज, और भी तरीके से ओशन हमें प्रभावित
प्रभावित करते आ रहे हैं। फ्रॉम अर्ली टाइम पीपल हैव यूज्ड ओशियंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज एंड टू ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ गुड्स, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स एज द सोर्स ऑफ फूड थ्रू द फिशिंग। तो आपने देखा होगा ओशियंस को हम अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। पहले के टाइम से हमने देखा है, एंशिएंट टाइम से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए ओशियंस का इस्तेमाल करते थे। मतलब पानी के रूट से जाते थे, नाव ले जाते थे इनमें। अब तो बड़े बड़े पानी के जहाज चलते हैं। ट्रेड करते थे ओशियंस के माध्यम से। मिलिट्री कैंपेन जाते थे, मिलिट्री जाते थे। और सोर्स ऑफ फूड भी है, ओशियंस में बहुत सारा खाना भी आपको देखने को मिलेगा। ओशियंस हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओशियन के आसपास जो आपने देखा है कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे एक आपको अलग ही कल्चर आपको देखने को मिलेगा। आपके लैंड वाले पार्ट से कोस्टल वाले पार्ट का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग रहता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लीजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स, गॉडेस, सी मॉन्स्टर्स, ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, ओशियंस डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग। तो इन सब कहानियों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं ओशियंस और कोस्टल एरिया के लोगों के बारे में। सी के बारे में कहानियाँ हैं, सी गॉड्स के बारे में, सी गॉडेस के बारे में, सी मॉन्स्टर्स के बारे में भी कहानियाँ, खजाने के बारे में भी। मगर इन सब डेंजर्स को साइड में रख दो तो ओशियंस हमारे लिए ब्लेसिंग का भी काम करते हैं। लास्ट, डोंट मिस आउट, द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज द वर्ल्ड ओशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और इसमें 193 कंट्रीज हैं। ध्यान रखना, यूएनओ में कितने कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं। फुल फॉर्म क्या है यूएनओ की? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। भारत भी इसका मेंबर है। तो यूएनओ बहुत बड़ी बॉडी है। ये इसने क्या कर दिया, इसने बोला भाई 8 जून जो है ना, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड ओशन डे। क्योंकि ओशन हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने क्या वर्ल्ड ओशन डे हम मनाएंगे। रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल ऑफ द ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ। और ये हमें रिमाइंड कराएगा कि ओशंस का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा योगदान है। इट सर्व एज द लंग ऑफ अवर प्लेनेट। आपको पता है ओशन जो है हमारे लंग्स की तरह काम करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। ए मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन। बहुत सारे लोग जो हैं कोस्टल एरिया में उनका खाना किस पे डिपेंड करता है? ओशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मछली पकड़ते हैं, खाते हैं, दवाइयाँ बनती हैं इन्हें। और बायोस्फीयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन हाउ ओशंस आर पोल्यूटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। अब हम क्यों मना रहे हैं यार? क्योंकि ओशंस को आज की डेट में हम क्या करते जा रहे हैं? पोल्यूट करते जा रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज की वजह से ओशंस पोल्यूट हो रहे हैं। वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी डे। हम डेली कई सारा मिलियन टन प्लास्टिक हम ओशंस के अंदर डाल रहे हैं, जिससे हमारी ओशंस की जो मरीन लाइफ है वो चौक हो रही है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट मरीन एनवायरमेंट इज अंडर थ्रेट। तो हम ओशंस के अंदर बहुत सारे तरह का पॉल्यूशन कर रहे हैं। कई सारे पानी के बड़े बड़े जहाज जाते हैं, उनमें जो ऑयल लीक हो जाता है तो आपने देखा होगा कई बार मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ खतरे में आ रही है। तो इट इज अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट एंड द ह्यूमनिटी। तो ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि यार ओशंस को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि हम फ्यूचर को बचा सकें, ह्यूमनिटी को बचा सकें। अब देखो ये समरी होती है ना, बिफोर वी मूव ऑन क्या है समरी जो आपने पढ़ा। क्या देखा हमने? द अर्थ वास्ट सरफेस हैज वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस। अर्थ की सरफेस पर वास्ट वाटर बॉडीज होती हैं। वास्ट मतलब विशाल वाटर बॉडीज होती हैं। इन्हीं विशाल वाटर बॉडीज को हम ओशंस बोलते हैं। एंड लार्ज लैंड मास जो होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। कॉन्टिनेंट को हम काउंट करने के कई सारे तरीके देखे थे, मगर आज की डेट में जो कॉन्टिनेंट मानते हैं वो कितने मानते हैं? 7 मानते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला पार्ट ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फीयर की तुलना में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पानी वाला पार्ट ज़्यादा। ये हमने देखा था। ऐसे दुनिया बना दो, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी वाला पार्ट ज़्यादा है। ओशन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मेरीन लाइफ, प्ले ए क्रिटिकल रोल इन वर्ल्ड क्लाइमेट। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड नीड टू बी कलेक्टिवली प्रोटेक्शन। तो ओशंस आपने देखा कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्लाइमेट के लिए ज़रूरी होते हैं। मगर ओशंस को पॉल्यूशन की वजह से हमने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि भाई ओशंस को सामूहिक रूप से बचाया जाए। तो यहाँ पर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं यार कैसा लगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।